सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा नया चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसको चलो हम स्टार्ट करते हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले चैप्टर से हम चीजें जानते हैं कि जो आपके पास एक चार्ज होता है रेस्ट पर, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिसिटी था, उससे मैग्नेट बन रही थी। तो क्या इफेक्ट रिवर्स भी हो सकता है? तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वो इसमें सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो उसने पाया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो जो हमारे गैल्वेनोमीटर नहीं, जो हमारे डैम्स में जिसमें इलेक्ट्रिक पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारे मोटर्स जो होगी, इनफैक्ट जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी है आपके मॉडर्न टाइम की, वो सारी की सारी इस पे ही डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही। ठीक है, तो देखो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे। पहली बात, EMI होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जब किसी भी कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने आप ही एक करंट इंड्यूस हो जाती है, एक EMF इंड्यूस हो जाता है, जो बैटरी जैसा होता है। जैसे बैटरी का EMF होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसको हम एक वायर से जोड़ेंगे, क्लोज वायर से, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो इसी तरीके से ऐसा होता है कि जो आपके पास ये कॉइल है कोई भी, ठीक है, इसके दो टर्मिनल है, इसको आपने सीधा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अगर आपके इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। ठीक है, अगर इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में मैंने चेंज किया, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक अपने आप ही हमें करंट मिलेगी गैल्वेनोमीटर के अंदर। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ एक कॉइल थी, एक वायर था। मैंने क्या करा है, यहाँ पर इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया है, तो इसके अंदर मेरे को करंट मिल रही है। और यही प्रिंसिपल आपके जनरेटर्स में काम करता है। जो डैम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपके मतलब वाटर होता है बहुत तेजी से फ्लो करता है। हम एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जिससे हम किसी भी एक चीज को रोटेट कर सके। ओके, एक कोइल को रोटेट कर सके। और जब हम एक मैग्नेट को इसके अंदर से रोटेट करते हैं ना, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, जिसको हम अपने फिर ये हमारे पावर सप्लाई तक आता है। जनरेटर्स भी इसी पे काम करते हैं। तो EMI क्या होगा, जब किसी भी कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस EMF को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF। एंड उस EMF की वजह से जो यहाँ पर ये करंट फ्लो होगी, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। एंड ये जो फिनोमिना होगी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कहोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एंड तब आपको क्लियर होगा जब आप मोशनल EMF को पढ़ चुके होगे कि हाँ ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है, वो आप तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो फिलहाल अगर मुझे EMI को डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो आप क्या लिखोगे इसमें, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोइल चेंजेस an EMF is induced in coil। तो एक EMF इंड्यूस हो जाता है कोइल के अंदर। ठीक है, एंड ये जो EMF होगा इसको हम इंड्यूस्ड EMF बोल सकते हैं। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड EMF, a current is also induced in that coil। तो उस कोयल में क्या होता है, EMF करंट इंड्यूस हो जाती है। कोयल की जगह पे कोई एक कंडक्टर भी हो सकता है, कोई एक मेटल रोड भी हो सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पर एक कोयल हो। आपके पास कोई भी एक मेटल की रोड है या फिर कोई भी मेटल का पीस है, जब आप उससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तब ये होगा। ठीक है, तब वहां पर अपने आप ही इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगी। आपको पता है जब बैटरी एक इलेक्ट्रॉन देती है ना, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ले भी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ को पास हो गए, इधर को इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इधर से ले भी लेगी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी। बट यहाँ पर एक प्रोसेस चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का, इलेक्ट्रॉन के मूव होने का। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाने से पहले मैं फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फैराडे एंड हेनरी ने 1830 के आसपास कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जो फैराडे ने एंड हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स मान सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, हर जगह यूज होते हैं। अब देखो इसमें फैराडे एंड हेनरी ने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, मैं 3 एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा, सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम उसके, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई भी एक सिंपल सी कॉइल है, ठीक है, और इसको आपने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दी, ओके। अब आपने क्या करी, एक मैग्नेट ली, इसका नॉर्थ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा है। आप इसको क्या कर रहे हो, तेजी से इसके अंदर लेके जा रहे हो। जब तेजी से आप इसके अंदर लेकर जाओगे तो क्या होता है कि यहाँ पर वे पाओगे, अगर ये वाला नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर इसको करंट फ्लो होने लगती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से ये ऐसे करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन मिलता है। क्यों होती है, इसका जवाब है कि ये ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्लियर होगा आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ने के बाद। ये एक्सपेरिमेंट है, एंड एक्सपेरिमेंट क्या है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैराडे ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि उस टाइम पे जब ऑस्टेड ने देखा था कि एक मूविंग चार्ज के आसपास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसने कोशिश की थी क्या मैं एक मैग्नेट से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड ये एक हादसा था कि जब वो अनसक्सेसफुल रहा था तो उसने क्या करा कि कॉइल और मैग्नेट को एक साथ फेंका, तो उसने पाया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर कर देखोगे ना कि एक कॉइल ले लिया आपने बड़ी सी, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और एक मैग्नेट को आप पास लेकर आ रहे हो, तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मैं आपको ग्रुप पर एक वीडियो डाल दूंगा HC वर्मा सर की, उसमें भी दिखाते हैं। हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपर, क्योंकि एक वे बड़ी सी कोइल बना लेते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न की, और जब हम पास में मैग्नेट लगते हैं तो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ऐसा करके देख भी सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेजी से लाओ, बहुत तेजी से लाना पड़ता है क्योंकि अगर आपको जनरेटर बनाना है बहुत तेजी से मूव कराना चाहिए, बट अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया थोड़ा बहुत आपको गैल्वेनोमीटर में मिल जाएगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी हमारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कितनी थी उसकी सेंसिटिविटी, 10⁻⁻⁶ तक, तो हम गैल्वेनोमीटर को काफी सेंसिटिव रख लेंगे, ठीक है। नहीं, इतना एनफ होगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक, क्योंकि इतना भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अभी करंट बहुत कम होगी, क्योंकि आपका मोबाइल जो चार्जर जो होता है उसमें भी लगभग 1 से 2 एम्पियर की करंट होती है, इतने कम में भी। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये वाला काम कर जाएगा एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर ये वाला साउथ हो ये वाला नॉर्थ हो तो करंट फ्लो होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। मतलब अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी मैग्नेट की तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सर ये नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है? इसका रीजन है लेंज लॉ। वही बताया ना कि यहाँ पर अभी हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम इनका रीजन नहीं देख रहे अभी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट में मिलता क्या है, ठीक है। एंड जब ये एक्सपेरिमेंट में हमने मिलता क्या है, जब हम ये चीजें देख लेंगे फिर हम इस पे बात करेंगे भाई होता क्यों है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे, नेचर के फंडामेंटल लॉज किस पे लगाएंगे, है ना, एंड फंडामेंटल्स को निकालने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है, हमें पहले नेचर को देखना होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में उसने पहले ऐसा देखा था कि आपने पोलैरिटी चेंज की तो क्या हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। फिर आपको देखने होगा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और एक और बात, जैसे आप इसे इसके अंदर ले जाओगे, आपने इसे इसके अंदर ले जाकर इसको रेस्ट पर रख लिया, तो रेस्ट पर रखने से क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाहर भी, मतलब जब तक ये मोशन में होगा तभी डिफ्लेक्शन होगा। अंदर ले जाकर आपने रोक दिया, डिफ्लेक्शन बंद। जैसे ही अंदर गई डिफ्लेक्शन हुआ, आपने रेस्ट पर रख दिया, भी अंदर हो चाहे बाहर हो फर्क नहीं पड़ता, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चाहिए बाहर, आप अंदर से बाहर की तरफ फुलाओ
तो भी डिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये है कि अगर ये वाला पोल नॉर्थ है, ये वाला पोल साउथ है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है जब मैं इसके अंदर ले जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसके अंदर से बाहर ले जाऊंगा ना, तो डायरेक्शन भी बदलेगी करंट की। मतलब अंदर की तरफ को जाने पर करंट की कुछ और डायरेक्शन थी, और अंदर से बाहर की तरफ को आने पर करंट की कुछ और डायरेक्शन है। तो सर इसमें तो ये मान लिया कि हम मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेके जा रहे हैं, Yes. लेकिन अगर हम मैग्नेट को ऊपर कॉइल के नीचे या फिर ऐसे तो भी डिफेक्ट होगा, तो भी डिफ्लेक्ट होगा। Yes. और डायरेक्शन पे भी फर्क होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये केवल एक फैक्टर पे नहीं, मैंने यहाँ पर जब ईएमआई को डिफाइन किया तो मैंने आपको एक चीज बोली कि ये किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कुल मिलाकर इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 मेथड होते हैं, वो तब आपको दिख जाएगा जब मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊंगा। एक तो आप एंगल को चेंज कर लो, एक आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो, जैसे इसमें कर रहे थे। अब तो कुछ नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, तेजी से लाओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। आप अंदर जाके आपने वैसे की वैसे रख दी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो, या फिर आप एरिया को चेंज कर लो, या फिर आप एंगल को चेंज कर लो। ये 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, ये फैराडे ने रियलाइज किया था। पहला एक्सपेरिमेंट उसने ऐसा करके देखा, लेकिन जब उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए तो उसने रियलाइज किया कि इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी इंड्यूस ईएमएफ होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट किया था उसने फिर, ये एक्सपेरिमेंट 1 था। अब इसने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो ये वाली मैग्नेट थी ना, इसकी जगह पे उसने लगा दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 2। इसमें देखो उसने क्या किया, आप उसने एक कॉइल ली सिंपल सी, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की, और इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया सेम उसी की तरह, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या करा, एक छोटी कॉइल बनाई यहाँ पर, और उसको उसने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसके अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो रही है, कांस्टेंट करंट फ्लो रही है इसके अंदर। अब जब इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो रही होगी तो इसके आसपास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना। अब इधर से क्या है करंट, ये तो एक सोलिनॉइड की तरह है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, साउथ की तरह काम करेगा, सोलिनॉइड की तरह। यस, ये सोलिनॉइड की तरह काम करेगी। अब पता फैराडे ने क्या किया, इसमें इस कॉइल को वो इसके नजदीक लाया, और जब ये इसके नजदीक लाया तो पाया हाँ इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन दिखाती है, और लाके मैंने यहाँ के पास रोक दिया, डिफ्लेक्शन बंद। वापस ले गया तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जो आपका पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था, अगर आपको याद हो तो जीरो को मिडल में रखते थे, सेंटर में रखते थे, तो एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है कि किस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हुई है। तो आप तेजी से लाओ या फिर तेजी से ले जाओ, तो आप मैग्नेट की जगह पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रख सकते हो, तो भी ये काम कर रहा था फैराडे के अकॉर्डिंग। देखो ये जो नॉर्थ है ना, तो ये भी अपने आप में एक मैग्नेट बनेगा, तो नॉर्थ के साथ में ये वाला पोल भी नॉर्थ बनेगा, ऐसे सोची मैंने। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किस तरफ दिखाएगा वो हम देखेंगे ना इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पहला केस लिया जाए तो इसमें हाँ, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज कब होती है, उस वाले पोल की तरफ होती है जहां पर नॉर्थ होता है। मैं नॉर्थ पोल को इसके पास में ला रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये अभी तो एक मैग्नेट बनेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी, ये भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी। और करंट फ्लो होने से क्या होगा, एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, तो ये देखो कि अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ ही रहेगा। सर ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसकी ये सुई होगी, हाँ, तो ये डिफ्लेक्शन कौन सी तरफ दिखाएगा वो डिपेंड करेगा ना कि आपने किस डायरेक्शन में करा है। मतलब ये आप, हम एक्चुअल सेटअप तो नहीं रख रहे कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सीधी डायरेक्शन में। वो आपके टर्मिनल्स पे डिपेंड करेगा कि आपके जो आपने जो गैल्वेनोमीटर रखा है उसको कौन सा टर्मिनल कौन से एंड से जुड़ा है, इस चीज पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो हम एक्चुअल सेटअप नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, बट थ्योरी है कि जब आप इसके मतलब डायरेक्शन, मतलब इसकी इसको ले जाओगे तो कुछ और डायरेक्शन होगी, वापस लाओगे तो कुछ और डायरेक्शन होगी, पोलैरिटी बदलोगे तो भी डायरेक्शन कुछ और होगी, वापस लाने पर अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। एंड सेम एक्सपेरिमेंट होता है आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। यही लेनी है हमने, इसकी जगह पे ये बना ली, हाँ।
इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। अरे कॉइल बना दी, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलिनोइड, याद करो। एंड सोलिनोइड एक क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको आगे पीछे ले जाओ, ठीक है। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और दोनों में हमें इक्वल सेम रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, हम ये देखो इन दोनों को टच नहीं करा रहे, बट इसके पास में लाएंगे, इसके अंदर करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कॉइल है, ये हमारी प्राइमरी मैग्नेट बन जाती है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी है। हाँ, एक कॉइल से जब हम एक बैटरी से जोड़ेंगे तो ये मैग्नेट बन जाती है। लास्ट चैप्टर ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। क्या होती है ना तो ये कॉपर वायर ही है, पूरा सेटअप ये कॉपर वायर का ही होता है, क्योंकि जो कॉइल बनाते हैं हम वो कॉपर वायर की बनाते हैं, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। नहीं, बीच में जरूरी नहीं है कि आप वो सॉफ्ट आयरन बोल रहे हो, उससे कंफ्यूज हो। जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्ट आयरन रखो या ना रखो, ये जरूरी नहीं है। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग कर देता है, और उसका हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर मैंने इसके अंदर एक वो रख लिया है सॉफ्ट आयरन, जिसको मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। बट इसको तेजी से लाने से भी डिफ्लेक्शन होगा, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ्लेक्शन इतना कम हो गया उसे आप देख नहीं पा रहे हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन रख लेंगे जिससे डिफ्लेक्शन आपके लिए मेजरेबल हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो इंटरेस्टिंग कैसे है, बहुत ध्यान से देखना। आपके पास ये कॉइल होगी, ठीक है, ये कॉइल हो गया आपके गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया आपने, जिसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। अब इसके पास में आपने कॉइल रखी, ओके, पास में रखी, इसको आप बैटरी से जोड़ रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पर एक की लगा दी। की का मतलब स्विच, स्विच ऑफ या ऑन। जब आप की को क्लोज करते हो तो क्या है, स्विच ऑन है, और की को ओपन करते हो तो स्विच ऑफ है, ठीक है ना। तो जब की आपकी क्लोज होती है तो स्विच ऑन होगा, तो नहीं सर्किट तो, हाँ सर्किट ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, ठीक है। एंड की को आप ऑफ करोगे, सॉरी ओपन करोगे तो ये क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो जब आपने की को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। शुरुआत में तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था। की को क्लोज करते ही क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जाहिर सी बात हो, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा तो इससे भी पास होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि बिल्कुल पास में रखा है। और जब इससे पास होगा तो क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब क्या है, इसके अंदर भी करंट फ्लो होगी। तो जब मैं की को क्लोज या फिर ओपन करता हूँ, दोनों ही केस में, क्योंकि जब मैं इसको ओपन कर दूंगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड था, अब क्या होगा, 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होएगा। जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो उसने पाया कि यहाँ पर हमें मोशन भी नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको की को ओपन या क्लोज करते रहना है बार बार। आप बार बार बटन दबाते रहो, इसमें ये डिफ्लेक्शन देते रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई एक चीज तो रियलाइज होगी, हाँ भाई जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना इस कॉइल से गुजरने वाला, तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। बट मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड यूज किया है। अब देखो आपको देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ओके, कोई डाउट इसमें, तीनों एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपको लिखना और ये डायग्राम्स बना लेने हैं, अपने पास से आप पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। अब आप इसको लिखो और अपने पास से पॉइंट बना लेना कि होता क्या है। डायरेक्शन के बारे में लिख लेना थोड़ा, जब आप अंदर लाते हो तो कुछ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, वापस खींचने पर अपोजिट में फ्लो होगी, ठीक है ना। और पोलैरिटी बदलने में भी डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब फ्लक्स जैसा भी हो सकता है, तुरंत करंट बन जाएगा। यस, ये एसेंस ये था बताने का कि फैराडे ने कैसे सोचा, क्या हुआ था फैराडे के साथ। एंड एक फैक्ट और है इसके बारे में, जब उसने डिस्कवरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो उससे ये पूछा गया था फैराडे से कि इसका यूज क्या है, उस टाइम पर फैराडे से ये पूछा गया था कि इन एक्सपेरिमेंट का यूज क्या है। तो उसने
एक सवाल पूछा था इसके जवाब में, व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी? न्यू बोर्न बेबी, उसका यूज क्या है? फेराडे से किसी ने ये यूज, इसका यूज पूछा तो उसने जवाब दिया कि एक न्यू बोर्न बेबी का यूज क्या है। सर अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली मैग्नेट जो है, मतलब डायरेक्शन पाएंगे हम, डायरेक्शन पाएंगे। नॉर्थ साउथ पोल वाली सर, हाँ अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इसमें। हाँ ठीक। तो चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप मुझे एक बार रिवाइज करके बताइए, दिमाग में सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। ओके, ऐसा लगता है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है, बट मैथमेटिकली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन जब हमें कैलकुलेट करना होता है, हमें क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है, तब हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए चीजों को इजी करने के लिए। और दूसरी एक और बात, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, उसको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते, उसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, तो वहां पर एक डिफिकल्टी आ जाती है। बट कुछ केस में सोचने में वो हमारी हेल्प करता है। मानने की बात है जहां पर मेरे को कैलकुलेशन नहीं देखनी है, सिर्फ सोचना है ना, तो वहां पर हमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट हेल्पफुल होगा, फील्ड लाइन वाला कंसेप्ट। लेकिन जहां पर हमें क्वांटिटी बतानी है, वहां पर हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। ओके, तो इंट्यूशन के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सोचेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, और कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे जैसा हम करते थे। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वो ऊपर की तरफ को कर लेता हूँ, ये यूनिफॉर्म है, थोड़ा ड्राइंग आगे पीछे है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है एंड इक्वल लेंथ की है। इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक सरफेस एरिया रख दिया है। इस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है। ये थोड़ी सी तिरछी है, मैंने इसको ऐसे मान ली, इसका सरफेस एरिया ए होगा और इसका एन कैप इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी। यस, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आपके पास ये जो कॉपी है ये एरिया है, और इसकी डायरेक्शन है थोड़ी इधर को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इधर को। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सिचुएशन ऐसी है, वहां पर क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड है भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आपके पास एक प्लेन एरिया है। ठीक है ना, हाँ मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी एरिया नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में प्लेन एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैं इसको डिफाइन करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब इसमें मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन एरिया। ठीक है, ए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is defined as, इसको हम फाई बी से डिनोट करेंगे, उसको हम फाई से डिनोट कर देते है ना, वो ई लगा देते हैं, यहाँ पर हम बी लगा देंगे, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होगी बी ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर एंड बी के बीच का जो एंगल होगा ये यहाँ पर थीटा होगा, और बी को ले लिया आपका यूनिफॉर्म है, एंड ये ए क्या एरिया, एक प्लेन एरिया है, और बी और ए की जब आप प्रोडक्ट करोगे और कोस थीटा को साथ में लगाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। और जो फाई बी होगा, आपको पता है कि बी भी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है, एंड बी डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बी डॉट ए। ठीक है, चलेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन समस्या कब आती है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड या तो कांस्टेंट ना हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड तो चलो यूनिफॉर्म भी है, लेकिन जो आपका एरिया है वो क्या है, वो अलग शेप का है, वो कोई सी भी शेप हो सकती है, वो तिरछी तिरछी कैसे भी हो सकती है।
तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लूंगा। जैसे ये एरिया होगा, इसको मैंने एक छोटे से टुकड़ों में तोड़ लिया, फिर एक छोटे से, फिर छोटे से, इनफाइनाइट टुकड़ों में, एंड सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, डी ए होगा। ठीक है, एंड फिर हम क्या करूंगा, मैं एक एक की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स देखूंगा और फिर सारों को जोड़ दूंगा। ठीक है, सो इन जनरल मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखो जो जनरल बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। पासिंग थ्रो एरिया ए प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिफाइंड एज, ये बी और ए दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने। ठीक है, इज डिफाइंड एज, क्या लिखूंगा, फाई बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, सम के लिए क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, ओवर द एरिया ए। ठीक है, तो जो लिमिट होगी वो मैं क्या देखूंगा, जो मेरे पास जो एरिया होगा उसके लिए डिफाइन करूंगा। एंड बी वेरी कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एरिया के साथ। ठीक है, और फिर इसको आप आगे चलकर ऐसे भी कर सकते हो, एरिया के लिए आप करोगे बी ए कोस थीटा स्केलर फॉर्म में। तो जो यहाँ पर 5 भी मिला है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, आप इसके बाद अगला पॉइंट एक बना के लिख सकते हो, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ये जो आपका एरिया है इसके परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी इसके नॉर्मल। ठीक है, एरिया के नॉर्मल जितनी फील्ड लाइंस पास होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to number of field lines, number of magnetic field lines passing perpendicular to given area। ठीक है, अब चाहे वो एरिया किसी भी शेप का हो, और ये इंट्यूशन में बहुत काम आता है। अगर आप ये देखोगे भाई कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया से पास हो रही है, वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जो मेजरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम फ्लक्स को ये भी बोल सकते हैं, बट मैथमेटिकली फ्लक्स हम ये डिफाइन करते हैं। एंड जो ये क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या होगा सर, ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या फिर फील्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। जो आपका बी है इसका दूसरा नाम है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या है, ये जो एरिया है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है उसकी डेंसिटी होगी। आपने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएगी ना, सिंपल सी चीज है। ये इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को बता रहा है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल एक क्वांटिटी आएगी। ये थोड़ा इंट्यूशन है, थोड़ा डीप सेंस देगा आपको ये कि ऐसा होता क्यों है, और हम दोनों बातों को सेम क्यों मानते हैं। क्योंकि जब हमने बी को ही डिफाइन किया था तो बी क्या थी, आपकी फील्ड डेंसिटी थी। अगर आप एक ये वाली सिचुएशन लोगे सिर्फ एक डायमेंशन वाली सर्कल वाली, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो चारों डायरेक्शन में पास होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन 2πr, है ना, सर्कमफ्रेंस। लेकिन जब आपके पास एरिया होगा तो आप क्या करोगे, एरिया से डिवाइड करोगे, एंड जब आप एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको बी की वो मिलती है डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट की, सही बात समझ में आने की मतलब कि अगर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यस, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बता दो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखो जो बी है ना, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होने से आपका बी ज्यादा होगा। मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रांग होगा जब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रांग होगा जहां पर वो एक दूसरे के क्लोज होगी ज्यादा है, और जब एक दूसरे के पास पास होने का मतलब क्या है, वहां पर उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो बी बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को।
ठीक है, और एरिया से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। अभी इसकी यूनिट और देख लो, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं वेबर, ठीक है, WB से इसको हम डिनोट कर लेंगे। जो सीजीएस यूनिट होती है ये भी बता ही देता हूँ, ये होती है मैक्सवेल, रिलेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैक्सवेल होती है, इतना देख लेना, रिलेशन आप देख के बता देना मेरे को। आप कमेंट करना जो यूट्यूब वाले कि इसके बीच का रिलेशन क्या होगा सीजीएस यूनिट और वेबर के बीच का, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले से देखो तो B इंटू ए है, बी की यूनिट क्या थी, टेस्ला थी, ये क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर क्या होगा, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन टेस्ला क्या था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर था, तो क्या होगा 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये आपकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट ये आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर को हम 1 वेबर बोलते हैं, ओके। अब आप ऐसा करो 1 बाय 1 करके इसके लिए डायग्राम बना देना, ये लिख देना, फिर इन जनरल वाला पॉइंट लिख लेना, फिर ये बात लिख लेना। इसकी लिखना है बात, ये आ गया ml स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर, यस बोलना, ml स्क्वायर t की पावर -2, t की पावर -2 a इनवर्स, ए इनवर्स। देखो ये देखा ए इनवर्स, ये तो बात ठीक है। अगर मैं न्यूटन की देखूं तो क्या होता है न्यूटन का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो टी की पावर -2 कर दे, ये भी आपकी बात ठीक है। एंड 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर होगा, एंड एम होगा किलोग्राम, राइट, ओके। तो अब आप इसको लिख लो, डायग्राम या फिर डायग्राम ये साथ में, इन जनरल वाला ये सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास दो चॉइस है टॉपिक चूज करने की, एक तो आप फैराडे लॉ जान लो, जिसमें ये जान लोगे कि आपका कितना ईएमएफ बनता है, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, आप ये जान लो। दूसरा ये है कि पहले ये जान लो कि ये ईएमआई होता क्यों है, ठीक है, और उसी से फैराडे लॉ का प्रूफ होगा। तो पहले किसे पढ़ना पसंद करोगे, फैराडे लॉ या फिर उसका प्रूफ? पढ़ना सारा ही अच्छा करना सारा ये कोई सी ले लूं, अब नहीं करोगे बात पढ़ना, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर ये डेफिनेशन हमें एक्सेप्ट करनी होती है, जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हो हमें एक्सेप्ट करनी होती है। इंट्यूशन से मिला है हमें, क्योंकि बी क्या स्ट्रेंथ है, हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल कोई क्वांटिटी चाहिए थी जिसको हम फ्लक्स बोलते थे। यस, वैसे इसका जो प्रूफ है ना, जो 11th क्लास में आप फ्लूइड पढ़ते हो, ये जो फ्लक्स है ना, पहले हमने फ्लूइड से डिफाइन किया था, बर्नौली थ्योरम जहां पर आप देखते हो, ठीक है ना, जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उससे वो कितना फ्लो रहा है, हमने उससे देखने स्टार्ट किया था, फिर हमने इसके लिए भी डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो सजेशन ये है कि आप 12th के बाद देखना ये सब चीजें कि फ्लूइड के लिए कैसा होगा और इसके लिए कैसा होगा, यहाँ पर हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने एक दिन में बना दिया डेफिनेशन कि हाँ भाई आपने ये डेफिनेशन अब आप बना सकते हो, कर सकते हो। तो बी की यूनिट क्या होगी मुझे बताना एक बार। हाँ न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब मुझे आप मैग्नेटिक फील्ड जो बी है इस फॉर्मूले से उसकी वो बताओ यूनिट की क्या होगी। पासिंग के बाद वो परपेंडिकुलर है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यस, तो आपको एक पॉइंट और लिख लेना है एक्स्ट्रा, जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर यूनिट ऑफ बी जो होगी, यूनिट ऑफ बी वो क्या होगी, वो होगी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट और लिख लेना। जैसे वेबर बीवी होता है, ऐसे मैक्सवेल क्या होता है? भाई मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, देख लो अपने हिसाब से। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक्चुअली मैक्सवेल ही लिखते हैं हम पूरा। और रिलेशन क्या है वेबर और मैक्सवेल में? वो मैंने कहा कि आपको फाइंड आउट करना है एंड फिर कमेंट में डाल देना है वीडियो के।
हाँ, देखना है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसमें पहला है आपका फैराडे लॉ। पता है लोग क्या करते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ? नो, पहला लॉ आपका फैराडे लॉ एंड सेकंड आपका लेंज लॉ, ठीक है। एक ही था इसका ही, वैसे एक में ही दूसरे को समायोजित कर रखा है, दूसरा लेंज ने बताई थी ये बात, वो लेंज का लॉ है, ठीक है, तो वो लेंज का नियम है। हाँ, हम फॉर्मूले में लिख देते हैं उसकी बात को, इसलिए हम उसे फैराडे सेकंड लॉ भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी हम उसे फैराडे सेकंड लॉ बोल सकते हैं और कभी कभी लेंज लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो फैराडे के अनुसार, फैराडे ने देखो क्या कहा था, एक चीज आपको समझ में आ गई, फाइव इक्वल टू क्या था, बी ए कोस थीटा। आपको फाइव भी चेंज करना है, कितने तरीके, आप बी को चेंज कर दो, आप बी को मत करो चेंज, आप ए को चेंज कर दो, एरिया को। सबसे बढ़िया है आप थीटा ही चेंज करो, मतलब क्या है, एक कॉइल रखो उसको घुमाओ जाओ, मतलब आपने एक कॉइल ली और उसके अंदर एक मैग्नेट रखती है, या तो आप मैग्नेट को घुमा लो या फिर आप कॉइल को घुमा लो, एंगल चेंज करते रहो, आपका फाइव भी अपने आप चेंज होता रहेगा, ना बी को छेड़ने की जरूरत है ना ए को छेड़ने की जरूरत है, इनके साथ हम डील ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास फाइव भी है, अगर इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल टू rate negative of rate of change in magnetic flux passing through coil is equal, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो टाइम की रेस्पेक्ट में जो फाइव के चेंज होने का रेट होगा वो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा। मतलब आपके पास कोई भी कोइल है, ध्यान से देखना एक बार इसे, आपके पास कोई भी कोइल है, मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल ई से इस सिंबल को डिनोट करता हूँ, स्मॉल ई क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ है जो आपने पढ़ा था सेल के केस में, ऐसे ही है, उसके लिए ई कैपिटल ई सिंबल यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर मैं स्मॉल ई सिंबल यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब फैराडे के अकॉर्डिंग ये होगा माइनस ऑफ बी फाइव बी अपॉन बी टी के इक्वल, और इसको हम डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि आपको ये बहुत मनूस लगता है, फिर ये अच्छा नहीं लगता आपको, इसकी नॉलेज कम होती है। इक्वल टू के बाद करेगा कहाँ, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज, ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को शो करता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। WRT विद रेस्पेक्ट टू, जो फाइव भी चेंज हो रहा है टाइम की रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी भी एक कोयल से। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोयल के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न है, ये जो बात थी सिर्फ एक लूप के लिए थी, ओके। सो इफ देयर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स in coil and magnetic flux passing through one turn, अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक टर्न से फाइव भी पास हो रहा है और उसके अंदर क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न है, देन एक क्वांटिटी का मैं नाम ले रहा हूं जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा, इससे जो टोटल फ्लक्स लिंकेज का मतलब है कि इससे जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा कोइल से वो होगा आपका N5B, ओके। जो आपकी एक टर्न की वजह से, जो एक टर्न से पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम उसको कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करे तो आपका क्या होगा, ईएमएफ भी इंक्रीज होगा उसी फैक्टर से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। देन
और एंड एक बात और होगी यहाँ पर वैलिड, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। एंड एन ये क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न है, इसके अंदर आ जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी एंड अंदर लिखूंगा एन फाइव बी जो होगा फ्लक्स लिंकेज। ये था आपका फैराडे लॉ। इसको लिखो। और कोई डाउट इसमें? फैराडे ने ये भी बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली देखकर कि कितना, जो इसके और भी फैक्टर्स देखे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जब उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जिस रेट से चेंज होगा उतना ही क्या होगा, ईएमएफ होगा। लेकिन अगर एक टर्न से लिंक जो फ्लक्स होगा वो 5 है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा N5B। तो 5B की जगह पे हम रखेंगे N5B, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, माइनस लगाया डायरेक्शन बताने के लिए ई की। माइनस जो है ना वो डायरेक्शन शो करेगा ईएमएफ की। क्या डायरेक्शन हम किसके एस्पेक्ट में शो कर रहे हैं, जो मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होगा ना उसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो चेंज हो रहा है किस तरीके से हो रहा है चेंज, तो उसके अपोजिट होगी आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन। क्योंकि जैसे फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे ये नॉर्थ है, ये एक मेरे पास ये क्या, ये नॉर्थ नहीं है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब इसके अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो इसके मोशन को विरोध करेगा। ठीक है ना, वो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ कि डायरेक्शन ईएमएफ की अपोजिट होगी, इसके मोशन के अपोजिट होगी। और वो इसको विरोध कैसे करेगा, जब इसके अंदर करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी नॉर्थ हो, जिससे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे। ये होता है आपका लेंज लॉ। ये जो माइनस वाली बात है लेंज लॉ में आती है, जिससे एनर्जी कंजर्व रहे। मानने की बात है भाई ये बढ़ रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा, ऊपर से कहना ये हो रहा है, तो एनर्जी कहां से आ रही है, इसकी एनर्जी कम होगी, इसको जाएगी, एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो जो फ्लक्स लिंकेज है, अगर मेरे पास कोई भी एक कॉइल है, इससे एक फ्लक्स होगा, आप सिर्फ एरिया देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि जो एक टर्न से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो 5 ही है, बट इसमें तो कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सभी के लिए एन से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे इससे जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स मिले मेरे को। तो इसको मैं फ्लक्स लिंकेज बोल देता हूँ, फ्लक्स ना बोलकर। फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? यस, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आप एक क्लोज, ये मान लो आप, ये एक आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, कंसीडर कर लिया। मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं ऐसे, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है गिनना, लेकिन जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इंट्यूशन से। अब एक बात बताइए, जो इसके अंदर एंटर हो रहा है आप उसको पॉजिटिव ले लो, इसी तरीके से इसके सामने वाले सरफेस से क्या होगा, जो बाहर की तरफ को निकलेगा उसको आप नेगेटिव ले लो फ्लक्स। मतलब जो फ्लक्स इसके अंदर एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव, जो इससे बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव, तो इससे टोटल जीरो होगा। हाँ हाँ, क्योंकि अगर बी और ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, वर्क की तरह। यानी कि 180 में तो हाँ नेगेटिव होगा, और 0 डिग्री 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होगा, 90 से बड़े के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क में भी तो ऐसा था, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में थे पॉजिटिव था, और अपोजिट डायरेक्शन में थे अपोजिट साइड थे तो नेगेटिव था। ओके, हाँ उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, मतलब जिस वजह से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। यही लेंज का लॉ था, अगला लॉ। ऐसा क्यों है, इसका रीजन है जो आपका अगला टॉपिक होगा, मोशनल ईएमएफ। मैंने इसलिए इसको पहले लिया है ताकि आप, वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, ठीक है, इसलिए लिया मैंने इसलिए लिया है कि आप पहले जो पोस्टुलेट है, जो मेन बात है इसको समझ लो, फिर ऐसा क्यों है, सारे के सारे डाउट आपके मोशनल ईएमएफ में कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हम केवल मोशनल ईएमएफ इतना नहीं पढ़ेंगे जितना आपकी बुक में है या फिर एनसीईआरटी में है, हम मोशनल ईएमएफ के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है ना, एक इसमें एक टॉपिक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें पंगा करता है, ठीक है, और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेंटर पर रख के इसको समझेंगे, मोशनल ईएमएफ को। ठीक है, और जैसे ही आप उसे देखोगे जितने भी डाउट थे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। देखो एक और बात,
आप कह रहे हो भाई ये रिपेल क्यों करेगा रीजन को, इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप एक बार को ये सोचो कि ये अपोज नहीं करता है, मतलब क्या है, ये जो मैग्नेट है ये इसके अंदर तेजी से जाएगी और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ इसको सपोर्ट कर रहा है, ये मान लो, या तो ये सपोर्ट करेगा या फिर ये इसको अपोज करेगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही लगाएंगे, कम या ज्यादा करेंगे। अगर ये इसको सपोर्ट कर रहा है तो ये और अंदर आने की कोशिश करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, मोशन में रहेगा, और मोशन में रहेगा तो क्या होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो इतनी एनर्जी आ कहां से रही है। लेकिन अगर ये इसको अपोज करेगा तो मानने की बात है, हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा, और इसी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ को बनने में जो एनर्जी लगी है वो हमें मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी काइनेटिक, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, इसका रीजन ये है। एंड इतना किया, ऐसा क्यों होता है, इस फॉर्मूले का प्रूफ आपको मोशनल ईएमएफ के बाद मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो जनरली देखा जाता है कि जो इसका प्रूफ है वो मोशनल ईएमएफ के आधार पर नहीं पढ़ाया जाता, बट हम करेंगे। ओके, मोशनल ईएमएफ टॉपिक तो कवर किया जाता है, बट उसके बाद ये कैसा है फॉर्मूला, उस सेक्शन को रहने दिया जाता है। ओके, तो करेगा। तो देखो लेंज लो क्या होता है, लेंज लो भी यही बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऑलवेज oppose the region from which it is created। तो ये हमेशा उस रीजन का अपोज करेगा जिससे खुद क्रिएट हुआ है, और वो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, और जो इंड्यूस ईएमएफ है ये हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है इसको अपोज करेगा ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट में बना के लिख सकते हो, लेंज लॉ एग्जिस्ट, लेंज लॉ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है आपकी कोयल की या फिर मैग्नेट की, तो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी जो ये एनर्जी है दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन ईएमआई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कोई डाउट इसमें लेंज लॉ में? तो अब इससे अगली क्लास में देखो हम क्या करेंगे, आज हम यहीं पर रोक देते हैं और इससे अगली क्लास में हम मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। ठीक है, मोशनल ईएमएफ, और इसका आधार लेकर हम फैराडे लॉ को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, एंड एक पढ़ेगा हम सेल्फ इंडक्टेंस जो हम कवर करेंगे, एक करेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो अपनी बुक से बिफोर सीइंग द लेक्चर और अटेंडिंग द लेक्चर। ठीक है, फिर उससे अगली क्लास की हम बात करेंगे। तो हो सकता है इसके बाद एक दो टॉपिक और मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी, डिपेंड करेगा टाइम पर कि हमारे पास टाइम कितना होगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।